Hello everyone, I welcome you back to yet another YouTube session. Now in today's session हम बात करेंगे about the Sale of Goods Act of 1930. अब इस एक्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है which is the passing of risk. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स होंगे उनमें 50% से अबव चांसेस हैं, यू कैन से अप टू 70% चांसेस आर देयर कि आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा. सो पासिंग ऑफ रिस्क का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इसमें सेक्शन नंबर 26 ऑफ दिस एक्ट स्पेसिफिकली डील्स विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ जो बेसिक क्वेश्चन जो है हमारे सामने ये आता है दैट वी ऑल नो दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट पार्टी इज़ द सेलर एंड द सेकंड पार्टी इज़ द बायर. जो सेलर है वो अपने गुड्स को सेल करता है और बायर जो है जो कि दूसरी पार्टी है वो उन गुड्स को जो है वो परचेज करता है. अब क्वेश्चन ये है कि जो रिस्क है इन गुड्स का वो कौन सी पार्टी बेयर करेगी. इफ़ इन केस कोई नुकसान पहुंचता है इन गुड्स को देन विच पार्टी दैट इज़ द सेलर और द बायर हु विल बेयर द रिस्क ऑफ द सेम, उसका नुकसान जो है वो कौन इस चीज़ में भरेगा. तो इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन नंबर 26. ना सेक्शन 26 इट सेज अ वेरी सिंपल थिंग दैट इज़ रिस्क प्रिमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी इन गुड्स. इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन के पास, जिस पार्टी के पास प्रॉपर्टी इन गुड्स है, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स. सो जिस पार्टी के पास ओनरशिप होती है गुड्स की दैट इज़ द पार्टी विच अल्टीमेटली बेयर्स द रिस्क ऑफ द सेम. रिस्क जो है एक स्टैग्नेंट फैक्टर नहीं है. रिस्क इज़ ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज़ इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग. जिस पार्टी के पास ओनरशिप होती है गुड्स की, द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स, he is only the one who is also the risk bearer in this case. So basically आपको ये असर्टन करना है कि सेलर और बायर दोनों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके पास ओनरशिप है उन गुड्स की. जिस पर्सन के पास ओनरशिप होगा उसी को जो है रिस्क बेयर करना पड़ेगा. इसका मतलब है द मेन पॉइंट विच यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन, जो आपको ढूंढना है उसमें से जो भी आपके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आपको ये पता करना है कि कौन सी पार्टी है जो ओनर है उन गुड्स की, बिकॉज जो ओनर है वही उसका रिस्क जो है वो बियर करेगा. नाउ इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन अराइज होती है दैट व्हाट अबाउट द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस. देखिए, जब आपने रिस्क को फाइंड आउट करना है तो उस सिचुएशन में डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर दोज गुड्स इज़ कम्प्लीटली इमटेरियल. आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है कि प्राइस पे हो चुका है कि नहीं हुआ है या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो चुका है कि नहीं हुआ है. रिस्क इज़ नॉट असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस. जब आपने कोई गुड्स को सेल किया है उसकी डिलीवरी जो है वो इमीडिएट भी हो सकती है, उसकी डिलीवरी जो है वो आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं, या फिर उसका जो प्राइस है वो आप इमीडिएटली भी पे कर सकते हैं, या फिर उसका प्राइस को भी आप डेफर कर सकते हैं ऑन सम फ्यूचर डेट, या फिर आप पार्ट पेमेंट ऑफ प्राइस भी करते हैं कई सिचुएशंस में कि आधी प्राइस हमने अभी पे कर दी है, आधी प्राइस जो है वो हम किसी फ्यूचर डेट पे करेंगे. देखिए, नॉर्मल डे एक्टिविटीज़ में हम ऐसा बहुत करते हैं बिकॉज सेल ऑफ गुड्स की जो बेसिक एप्लीकेशन है वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम गुड्स के साथ डील करते रहते हैं, जाने अनजाने में हम रोज़ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो है वो एंटर करते हैं. तो इसमें आप ध्यान रखिए कि डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस का रिस्क के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है. जब भी आपने रिस्क को असरटेन करना है कि रिस्क कौन सी पार्टी बेयर करेगी, यू ओनली हैव टू टेक वन फैक्टर इनटू कंसिडरेशन एंड दैट इज़ कि ओनरशिप जो है उन गुड्स की वो किसके पास है. अगर ओनरशिप जो है वो सेलर के पास है, डिलीवरी चाहे आप बायर को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो रिस्क कौन बेयर करेगा, सेलर बेयर करेगा. अगर आपने गुड्स जो है वो बायर के पास हैं, पेमेंट ऑफ प्राइस अभी उस सिचुएशन में नहीं हुआ है,
यानी बायर जो है वो आपकी जान पहचान का था, गुड्स वो आपसे लेके अपने घर चला गया, डिलीवरी उसको हो गई, लेकिन पेमेंट उसने बोला कि मैं 4 दिन के बाद आपको पेमेंट करूँगा। सो यहाँ पे जो है चाहे पेमेंट अभी उसने नहीं करी है, डिलीवरी उसको मिल चुकी है, तो यहाँ पे रिस्क कौन बेयर करेगा, बायर करेगा या फिर सेलर करेगा। इसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ओनर उन गुड्स का कौन है। सो डिलीवरी और प्राइस जो है वो बिल्कुल भी इसमें मटेरियल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किए जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे अबाउट जनरल रूल अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसमें एक जनरल रूल प्रोवाइडेड है रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ द रिस्क, दैट विच इज़ द पार्टी जो अल्टीमेटली रिस्क को जो है वो बियर करेगी। अब इस जनरल रूल को आप बहुत सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। हेयर आई विल गिव यू 4 सिचुएशंस। आपको 4 सिचुएशंस के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू द जनरल रूल अंडर सेक्शन नंबर 26 ऑफ दिस एक्ट। और अगर आप ये 4 सिचुएशंस को समझ जाएंगे, इनको एग्जांपल्स के साथ इलस्ट्रेट करूँगी, अगर आप इनको समझ गए तो आपका रिस्क का जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई भी कन्फ्यूजन जो है आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने कॉपी और पेन के ऊपर यू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। इन 4 सिचुएशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। द एंटायर सेक्शन 26 विल बी कवर्ड एंड योर टॉपिक ऑफ रिस्क विल बी एब्सोल्युटली clear to you. So now we move on to the first situation. तो जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें आप देख सकते हैं सेलर इज़ द ओनर एंड सेलर इज़ इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे मैंने पोजेशन का पार्ट इसलिए लेके आया है बिकॉज पोजेशन के साथ मोस्टली हम कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये बोल देते हैं कि पोजेशन तो तुम्हारे पास था तो रिस्क जो है वो तुम्हें बेयर करना पड़ेगा। नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेन पॉइंट इज़ अबाउट द ओनरशिप। सो यहाँ पे मैंने बोला है कि सेलर जो है वो ओनर है और सेलर ही जो है वो गुड्स की पोजेशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए, उसकी एक शॉप है, से उसकी एक फर्नीचर शॉप है, तो उसकी फर्नीचर शॉप पे जो है बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल्स हैं, चेयर हैं, सोफ़ा सेट हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, स्टडी टेबल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर इज़ केप्ट। Now till the time that furniture is kept in his shop, जो ओनर है उस फर्नीचर का वो ए है और ए ही जो है वो पोजेशन में है उस फर्नीचर के। सो इस सिचुएशन में सेलर इज़ द रिस्क बेरर बिकॉज सिंस द सेलर इज़ द ओनर ऑफ दोज गुड्स, वो गुड्स अभी सेल नहीं हुए हैं, सेलर जो है वो उनका ओनर है, वो उसकी शॉप में पड़े हुए हैं। सो सिंस ही इज़ द ओनर, ही इज़ द वन हु विल बेयर द रिस्क ऑफ द सेम। So till the time seller remains the owner of those goods, उसको ही जो है रिस्क बेयर करना पड़ेगा। ना फॉर एग्जांपल उसकी शॉप में जो है वो आग लग जाती है और सारा का सारा फर्नीचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर उसकी शॉप में जो है वो चोरी हो जाती है, उसका फर्नीचर जो है वो चोरी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर ओनली बिकॉज वो इस केस में अभी भी ओनर है उन गुड्स का। तो ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। नाउ वी मूव ऑन टू दी सिचुएशन नंबर 2। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ है, दैट बायर इज़ द ओनर एंड बायर इज़ इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। अब क्या होता है कि एक पर्सन है जो बायर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम बायर बना देते हैं, आप उस ए पर्सन की शॉप में जाते हैं, वहाँ जाके आपको एक सोफ़ा सेट पसंद आता है एंड यू परचेज दैट सोफ़ा सेट और उसको जो है आप अपने घर में लेके आके अपने ड्राइंग रूम में रख देते हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन इसका मतलब है कि सेल ऑफ दैट सोफ़ा सेट हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ पे सेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, गुड्स जो हैं वो सेलर के पास थे, वो गुड्स जो हैं वो आपने परचेज़ किए फॉर अ प्राइस, यू पेड अ प्राइस से ₹50,000 आपने पे किए टू दी सेलर and you purchased that sofa set, so you are the buyer in this case. So once the sale is complete, आप उस सोफ़ा सेट के ओनर बन चुके हैं और आप ही उसकी पोजेशन में हैं बिकॉज वो सोफ़ा सेट आपके घर में आपके ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। सो अब अगर उस सोफ़ा सेट के साथ कुछ भी होता है, आपके घर में आग लग जाती है, आपका सोफ़ा सेट जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन हु इज़ द रिस्क बेरर? इस सिचुएशन में जो बायर है ही विल बी द रिस्क बेरर बिकॉज ही इज़ द ओनर। वो ओनर है उस सोफ़ा सेट का, तो उसको ही जो है उसका रिस्क बेयर जो है वो करना पड़ेगा।
सो ये है हमारी सेकेंड सिचुएशन, जिसमें बायर भी ओनर है और पोजेशन में भी जो है वो बायर ही है। नाउ वी मूव ऑन टू दी थर्ड सिचुएशन। आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं सिचुएशन नंबर 3। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में क्या है, दैट सेलर इज़ द ओनर, बायर इज़ इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि अभी सेल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सेल कंप्लीट होने से पहले ही जो है सेलर ने बायर को पोजेशन दे दिया है ऑफ द गुड्स। वही एग्जांपल लेते हैं कि आप फर्नीचर जो है वो परचेज़ करने गए, आपको एक सोफ़ा सेट जो है वो पसंद आ गया और सेलर ने इमीडिएटली उस सोफ़ा सेट को आपके घर में पहुंचा दिया, ठीक है। या फिर आपको एक टेबल पसंद आ गया, आपने बोला कि मुझे ये टेबल आज शाम को ही चाहिए, मेरे घर में बहुत आई हैव टू होस्ट गैदरिंग ऑफ फ्यू पीपल, सो आई नीड दिस टेबल इमीडिएटली। सो व्हाट द सेलर डज इज़ कि सेलर जो है उसी समय जो है उस टेबल की पोजेशन जो है वो बायर को दे देता है, उसको बायर के घर में पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पे अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई, उसने ओनरशिप जो है उस टेबल में या फिर उस सोफ़ा सेट में वो अभी बायर को ट्रांसफ़र नहीं करी है। हम ये सब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंक्लूड कब होता है, ओनली व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हैज़ टेकन प्लेस। जब सेलर जो है उस टेबल या फिर उस सोफ़ा सेट की जो ओनरशिप है उसको बायर को ट्रांसफ़र करेगा फॉर अ पेमेंट ऑफ प्राइस इन रिटर्न बाय द बायर, दैट इज़ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बी कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे जो है सेलर ने अभी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करी है, लेकिन उसने बायर को जो है पोजेशन दे दिया है ऑफ द गुड्स। अब इस सिचुएशन में जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर जो है बायर के घर में आग लग जाती है और उसका सोफ़ा सेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर जो उसका टेबल था उसके घर में गेस्ट आ रखे थे, वहाँ पे उसका किसी तरीके से जो है वो टेबल जो है उसका टूट जाता है, सो उस सिचुएशन में जो रिस्क है, जो उसका लॉस है, दैट विल बी बोर्न बाय द सेलर, नॉट बाय द बायर, बिकॉज अभी भी जो ओनर है उस गुड्स का वो सेलर ही है, बायर इज़ जस्ट इन द मेयर पोजेशन। ओनरशिप जो है वो बायर को अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो चाहे वो गुड्स बायर के घर में थे, उसकी पोजेशन में थे, लेकिन जो ओनर है उन गुड्स का वो सेलर था, दैट इज़ वाई सेलर विल बी द वन हु विल बेयर द रिस्क ऑफ द सेम। लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस का जो है रिस्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वॉट वी हैव टू टेक इन टू कंसिड्रेशन इज़ द पॉइंट ऑफ ओनरशिप। सो यहाँ पे चाहे डिलीवरी जो है वो गुड्स की पहले ही मिल चुकी थी टू द बायर, लेकिन उसका ओनर जो है, ओनरशिप जो है उन गुड्स में वो अभी भी सेलर के पास ही थी, दैट इज़ वाई जो लॉस है, जो रिस्क है, दैट विल बी बोर्न बाय द सेलर इन दिस सिचुएशन, नॉट बाय द बायर। सो आई होप आपको थर्ड सिचुएशन जो है वो भी क्लियर है। वॉट यू हैव टू सी इज़ द ओनरशिप। नाउ वी मूव ऑन टू दी लास्ट एंड योर फोर्थ सिचुएशन। अब देखिए फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है, दैट सेलर इज़ इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड बायर इज़ द ओनर। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है मार्केट में जो है कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, आपको कुछ नए कपड़े चाहिए, आप उनकी शॉपिंग करने जाते हैं। आप शॉप नंबर 1 पे गए, वहाँ पे आपको 3-4 जो क्लॉथिंग आइटम्स हैं वो आपको पसंद आ जाती हैं और आप उनको परचेज़ कर लेते हैं। सेल वहाँ पे कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको जो है कुछ और डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथिंग मटेरियल्स भी चाहिए जो उस पर्टिकुलर शॉप नंबर 1 पे अवेलेबल नहीं है। तो आप डिसाइड करते हैं कि हम शॉप नंबर 2 पे जाके जो है बाकी के बचे हुए क्लॉथिंग आइटम्स को परचेज़ करेंगे। सो व्हाट यू डू इज़ दैट, आप उस शॉप नंबर 1 के सेलर को कहते हैं कि मैं जो है वो शॉप नंबर 2 पे और थोड़ी शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सो आई वॉन्ट टू कीप दिस पैकेट ऑफ क्लॉथिंग मटीरियल विच आई हैव परचेज्ड फ्रॉम योर शॉप विद यू। सो मैं इसको नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि मैं इसको आपकी दुकान में ही छोड़ के जा रहा हूँ और अगली दुकान से जो है मैं कुछ और क्लॉथिंग मटीरियल को परचेज़ करने के बाद आपसे वापस आकर ये अपना पैकेट जो है वो वापस ले जाऊँगा। सो इस सिचुएशन में बायर जो है वो ओनर बन चुका है उन गुड्स का, सेलर के पास मेयर पोजेशन है। बायर जो है सिर्फ सेलर के पास उन पैकेट्स को रख के जा रहा है, जस्ट मेयर पोजेशन इज़ गिवन टू हिम। नाउ
मीनवाइल पीछे से सेलर की शॉप में आग लग जाती है, सेलर की शॉप में चोरी हो जाती है, आपका पैकेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इस सिचुएशन में रिस्क कौन बियर करेगा? रिस्क विल बी बोर्न बाय द बायर ओनली, बिकॉज वो इस सिचुएशन में ओनर जो है उन गुड्स का वो बन चुका है। सेलर का इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ जस्ट इन द मियर पोजेशन। ओनरशिप जो है वो बायर के पास ऑलरेडी थी, तो रिस्क जो है, जो लॉस है, वो उसको बियर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था टॉपिक ऑफ रिस्क अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ये 4 सिचुएशंस को आप याद रखिए विद एग्जांपल्स, सो आपके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अदर्स एज वेल। और अगर आप क्रिमिनल लॉ के लेक्चर्स सेशंस को देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी 2 सेशंस अपलोडेड हैं, आप उनको ज़रूर करिए। थैंक यू।